हम आप लोगों को मादा जनन तंत्र या मादा जनन अंगों के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कई अंगों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्त्री जनन अंगों के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है अंडाशय या ओवरीज, एक जोड़ी होती है। दूसरा अंडवाहिनी या ओविडक्ट या डक्ट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तीसरा गर्भाशय या यूट्रस। चौथा योनि या वैजिना। और पांचवा है सहायक ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां, एसेसरी जेनिटल ग्लैंड्स। तो चलते हैं अब आगे, इसके बारे में डिटेल में एक एक करके इनको सबको समझा देता हूँ। तो पहला फीमेल ऑर्गन या मादा जनन तंत्र का पहला अंग है अंडाशय या ओवरी। स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय या ओवरी उदर गुहा में पाए जाते हैं। अंडाशय बादाम की आकृति के होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह है अंडाशय। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप मेसोवेरियम या हिंदी में कहें तो अंडाशय धर द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है तथा दूसरी ओर गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसी अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है और इसी से मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन श्रावण होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों हैं अंडाशय, और ये दोनों अपनी अपनी तरफ के अंडाशय धर या अंग्रेजी में कहें तो मेसोवेरियम द्वारा उदर गुहा और गर्भाशय से जुड़े हुए हैं। इन्हीं दोनों में अंडे बनते हैं, अर्थात अंडों की उत्पत्ति इसी में होती है तथा इसी में मादा लैंगिक हार्मोन्स का स्राव भी होता है। हार्मोन्स के नाम आपको बता दूं, अभी भी बताया था ऊपर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मादा लैंगिक हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए अब आते हैं स्त्री जनन तंत्र के अगले अंग, अगले भाग, अगले ऑर्गन अंडवाहिनी या ओविडक्ट या डक्ट सिस्टम पर। आपको बता दूं कि अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। तो ये जो दो भाग आप देख रहे हैं, यही है फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनियां। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अंडवाहिनी मतलब अंडों का वहन करने वाली। तो प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। ये कीप नुमा रचनाएं होती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, जिसका चौड़ा भाग जो ये वाला है मुखिका कहलाता है और झालरदार तथा रोमाभ या सिलिएटेड होता है। इसी मुखिका से आगे के भाग को फैलोपियन नलिका कहा जाता है। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका आगे की ओर बढ़कर गर्भाशय या यूट्रस में खुलती है। इसका प्रमुख कार्य अंडाणुओं का भंडारण करना एवं उनका पोषण करना होता है, अर्थात ये अंडाणुओं का भंडारण करती है और साथ ही साथ उनका पोषण भी करती है। ये अंडवाहिनी का कार्य होता है या ओविडक्ट का कार्य होता है। आपको बता दूं कि अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका की आंतरिक दीवारें या इसका आंतरिक स्तर जो होता है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है, जिसमें अनेक स्रावी कोशिकाएं होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ से ही अंडों का पोषण होता है। चूंकि इसमें रोमाभ या सीलिया भी होते हैं, इसकी पेशियों में क्रमांकुचन भी होता है, जिससे अंडाणु या अंडे आगे की ओर खिसकते हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो इसमें जो सीलिया पाए जाते हैं, रोमाभ पाए जाते हैं, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से ये अंडे आगे की ओर खिसकते हैं। तो ये तो हुआ अंडवाहिनी। अब आते हैं मादा जनन तंत्र के अगले अंग, अगले ऑर्गन गर्भाशय या यूट्रस पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है यूट्रस या गर्भाशय। यह लगभग नाशपाती के आकार की रचना या शंक्वाकार रचना या कहा जाए तो त्रिकोणाकार रचना होती है, जो स्त्री के श्रोणि प्रदेश या पेल्विन रीजन में स्थित होती है, पेल्विक रीजन में स्थित होती है। इसी में दोनों अंडवाहिनियां खुलती हैं। इसका नीचे का भाग संकीर्ण होता है, जिसे सर्विक्स बोला जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। ये जो नीचे का भाग है, इस संकीर्ण भाग को सर्विक्स कहते हैं। इसके आगे की ओर मूत्राशय और पीछे की ओर मलाशय होता है। आपको बता दूं कि गर्भाशय की दीवारें
मोटी पेशी स्तर की बनी होती हैं, जिससे मायोमेट्रियम कहते हैं। इसी मायोमेट्रियम के कारण गर्भाशय की दीवारें अत्यधिक फैलने वाली होती हैं, इसीलिए गर्भावस्था में गर्भाशय बहुत बड़ा हो जाता है। इस जो मायोमेट्रियम होता है, इसी के कारण गर्भावस्था में महिलाओं का गर्भाशय बड़ा हो जाता है। गर्भाशय की दीवारों में श्लेष्मिका कोशिकाएं भी होती हैं, जिनसे श्लेष्म या म्यूकस स्रावित होता रहता है, जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मार्ग को सुगम बनाता है तथा उनकी सुरक्षा भी करता है। यानी इसमें से एक श्लेष्म स्रावित होता है, जो अंडाणुओं और शुक्राणुओं को, उनके मार्ग को क्या करता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है और उनके साथ में सुरक्षा भी करता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि निषेचित जो अंडे होते हैं उसका वर्धन होता है, उसका पालन पोषण होता है। ये तो हुआ गर्भाशय। अब आते हैं मादा जनन तंत्र के अगले अंग योनि या वैजिना पर। यह स्त्री का मैथुन कक्ष या मैथुनांग होता है। जैसे पुरुष में मैथुन अंग शिश्न था, पेनिस था, वैसे ही स्त्री में मैथुन अंग योनि या वैजिना होता है। तो गर्भाशय के सिविक्स के बाद योनि या वैजिना होती है। योनि की दीवार में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं, जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। यानी जो लैक्टोबैसिलाई नामक के जीवाणु होते हैं, ये ग्लाइकोजन को अपघटित करते हैं और कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। योनि के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। योनि के जो मुख होता है, इसके दोनों तरफ 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें बर्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। लैंगिक उत्तेजना के समय ये दोनों ग्रंथियां एक द्रव स्रावित करती हैं, जो योनि व गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। यानी इनसे एक द्रव स्रावित होता है, जो शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाता है। स्त्रियों में बाह्य जनन अंग के रूप में योनि या वैजिना का मुख होता है, जो शरीर से बाहर की ओर खुलता है। अब आते हैं मादा जनन तंत्र के अंतिम भाग, अंतिम आर्गन, अंतिम अंग पर, सहायक जनन ग्रंथियों पर। तो मादा जनन ग्रंथियों में बर्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां, पेरिनल ग्रंथियां आदि पाई जाती हैं। बाकी 2 हार्मोन सभी आपको बताए थे ग्रंथियों से, उनके बारे में आप जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पहले आपको बताया, तथा बर्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां और पेरिनियल ग्रंथियां, ये कुल मिलाकर के इतनी ग्रंथियां मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है, या मेमरी ग्लैंड से दुग्ध का स्रावण होता है, जो जन्म के बाद शिशुओं को पोषण करने में सहायक होता है, अर्थात शिशु दूध पी करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए अब मादा जनन अंग से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बता देता हूं, जो